नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज भी सीधा सवाल मैं सीधे पटना, बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। वजह ये, आज आपने दिन में देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी 2.25 करोड़ छात्रों को एग्जाम से पहले तैयारियां कैसे करें इसके बारे में समझा रहे थे, अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ये एग्जाम से पहले की पाठशाला थी, लेकिन पटना में, बिहार में राजनीति की एक अजब और गजब पाठशाला भी चल रही है और इस पाठशाला में भी बहुत सारे सबक हैं और इम्तिहान की तैयारी की भी बात इससे जुड़ी हुई है। आप कहेंगे कौन से इम्तिहान? 24 के इम्तिहान, 24 का लोकसभा चुनाव, और उसके चलते समीकरण यहां पर बिल्कुल बदल गए हैं। आज हमें 3 तस्वीर देखने को मिली। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहार में सरकार बदलती है, विपक्ष सत्ता पक्ष में आ जाता है, सत्ता पक्ष विपक्ष में चला जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहते हैं, बरकरार रहते हैं। तो उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक की आज। दूसरी बड़ी खबर, ईडी ने बुलाया लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूछताछ के लिए। यहां से कुछ ही दूरी पर है पटना में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर, और 7 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। लालू प्रसाद यादव से लगातार पूछताछ जारी है। परिवार कह रहा है, उनकी बेटी मीसा भारती जो सांसद भी हैं, कि अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, और ये डरा रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, शेर अकेला हो गया हो लेकिन कमजोर नहीं हुआ है, ये रोहिणी आचार्य ने, एक और बेटी है लालू प्रसाद यादव की, उन्होंने जोड़ दिया। जबकि सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं बिहार के, वो कहते हैं लालू भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार उनका गहना है, तो कार्रवाई तो होगी। लेकिन इस कार्रवाई में अब आरजेडी की तरफ से लालू की सेहत का तकाजा भी दिया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, आप जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, अब इतनी देर उन्हें क्यों बिठाया जा रहा है? हम कहीं भाग कर नहीं जा रहे, कल फिर आ जाएंगे। वैसे कल पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो भी पूछताछ का सामना करते दिखाई देंगे। ईडी ने उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ईडी की कार्रवाई में फिर से सक्रियता आ रही है। और एक दिलचस्प घटना हुई, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई। दिल्ली में 10वां समन दिया गया। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर ईडी गई, उनका कोई अता पता नहीं लगा। तो हेमंत सोरेन कहां हैं? अब बीजेपी तंज कस रही है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इनका तो पता ही नहीं, कहां गायब हो गए। गायब हो गए या राजनीतिक कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है ईडी की कार्रवाई को। यह दूसरी तस्वीर। और तीसरी तस्वीर, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज में यानी कि बिहार में, जिस राज्य में राजनीतिक पाठशाला चल रही है इस वक्त, यहां पहुंचे। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प बात देखने को मिली। राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र किया, जातिगत जनगणना का जिक्र किया, सामाजिक न्याय का जिक्र किया, लेकिन जो सत्ता में परिवर्तन हुआ और जो इंडिया के रचयिता थे, वो इंडिया को बीच मझधार में छोड़कर निकल लिए, एनडीए के साथ हो लिए। नीतीश कुमार का लेश मात्र भी जिक्र नहीं किया। लालू प्रसाद यादव ईडी से पूछताछ करवा रहे हैं या पूछताछ हो रही है, उनका कोई जिक्र नहीं किया। सीटों के बंटवारे की उन्होंने कोई बात नहीं की। इंडिया गठबंधन की कोई बात नहीं हुई। पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि देखिए, इस बार अगर नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए यानी कि चुनाव जीत गए, तो देश में आगे कभी चुनाव ही नहीं होगा। उन्होंने भारत की तुलना और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी कर दी कि बेईमानी हो जाएंगे चुनाव। जयराम रमेश कह रहे हैं कि देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार चले गए, वो तो गिरगिट थे ही, लगातार रंग बदल रहे थे।
इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने भी सुर में सुर मिलाया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये आचरण नीतीश कुमार का सही नहीं है, इससे इंडिया और मजबूत होगा, एनडीए के बुरे दिन आ जाएंगे, एनडीए कमजोर होगा। अब उनका क्या आकलन है, इंजीनियर हैं, आईआईटी में पढ़े हैं खड़गपुर में, वो कौन सी थियोरम, राजनीतिक थियोरम इजाद कर रहे हैं, ये तो खैर अरविंद केजरीवाल ही बेहतर समझा पाएंगे। पर इस पाठशाला में एक और अध्याय इस बात को लेकर भी जुड़ता अब दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी ने कह दिया अकेला चलो, मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी। अरविंद केजरीवाल ने, बाकी जगह उनकी बात चल रही है, लेकिन पंजाब जहां 13 सीटें हैं वहां उन्हीं के सहयोगी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह दिया हम तो 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव भी कोप भवन में बैठे हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं। एकतरफा घोषणा कर दी थी कि 11 सीटों का समझौता हो गया, 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा अभी बातचीत जारी है। मैंने अपने सूत्रों से बात की समाजवादी पार्टी में, वो बोले 1 हफ्ते से हम इंतजार कर रहे हैं, सूची भेजी हुई है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई संपर्क, कोई बातचीत हो ही नहीं रही। अखिलेश सीधा चाहते हैं कि राहुल गांधी से बात होनी चाहिए। उनका यह भी मानना है कि यह कोई वक्त है भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने का, यहां पर इंडिया जोड़ने की बात होनी थी, सीट बंटवारे की बात होनी थी, वो अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन ये जो कांटे हैं गठबंधन में, अब वो महाराष्ट्र भी पहुंच गए हैं। वहां पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट जो है, वो कह रहा है कि हम तो 23 सीटों पर लड़ेंगे। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, 25 पर बीजेपी लड़ी थी और 23 पर शिवसेना, कि हम तो 23 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है सबसे बड़ी ताकतवर और सबसे बड़ी विपक्षी दल तो आज की तारीख में महाराष्ट्र में हम हैं। तो ये हम साथ साथ हैं भी क्या, इंडिया की गत क्या है। पर सीटों के बंटवारे का पेच क्या बिहार में भी आकर एनडीए को परेशान करने वाला है। 17 सीटें पिछली दफा बीजेपी ने लड़ी, 17 जेडीयू ने, 6 गई थी एलजेपी के खाते, तो 17-17 हुई। तो एलजेपी 2 फाड़ हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, बहुत सारे लोग हैं। किस किस को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस पाठशाला की जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, गद्दी गई, ईडी आई, 24 की तीखी हुई लड़ाई और गठबंधन में बड़े कांटे, खिसियाया इंडिया, नीतीश को डांटे। चर्चा में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों से शुरुआत करता हूं। कन्हैया बेलारी किसी परिचय के मोहताज नहीं, नवल किशोर चौधरी साहब, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा, युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता जेडीयू के। इजाज अहमद, सौम्य शांत लग रहे हैं, आगे वक्त बताएगा आरजेडी की 30 पीड़ा कैसे वो उसका इजहार करते हैं। विजय यादव हैं, हम की बात हो रही थी तो अवामी मोर्चा के प्रवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो गद्दी गई, ईडी आई। सम्राट चौधरी कह रहे हैं समीक्षा करेंगे पिछले कुछ महीनों के लालू राज की। वो नीतीश राज कहां था वो शायद भूल गए, लालू राज। ये गद्दी जाते ही ईडी फिर सक्रिय हो गई, विपक्ष ये कह रहा है आरजेडी कि बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। और ईडी की पूछताछ की जो तारीख है वो तो पहले से मुकर्रर थी। ये लोग पहले से जानते थे कि अमुक अमुक तारीख को इनको नोटिस मिला था सदैव उपस्थित होने का। तो इसमें नई बात क्या है? मतलब समन्वय बहुत अच्छा है सरकार और ईडी के बीच, बीजेपी और ईडी के बीच। मुहूर्त पहले ही निकाल दिया था, उससे अगले दिन पूछताछ होगी। अब इसको कुछ लोग मुहूर्त मान सकते हैं, बहुत लोग इसे संयोग मान सकते हैं, कुछ लोग इसे वियोग भी मान सकते हैं। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि भाई पहले से अगर आपको मालूम है कि आपको उपस्थित होना है और सवालों के जवाब देने हैं, तो यदि आप सत्य के साथ हैं, आपके साथ नाइंसाफी और गलत हो रहा है,
तो आपको फेस करने में क्या दिक्कत है, बताने में क्या? उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तबीयत नासाज है, ज्यादा देर बैठकर पूछताछ नहीं हो सकती, 7 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। मीसा भारती कह रही हैं कि हम कहीं भागे तो जा नहीं रहे, कुछ आज पूछ लो और पूछना है कल पूछ लेना। देखिए, लालू जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना हम सभी लोग करते हैं। लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है, हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, और उनको रियायत पूछताछ के दरमियान मिलनी चाहिए। हमारे अंदर इस बात को लेकर संवेदनहीनता नहीं है, हम संवेदनशील लोग हैं। अगर उन्हें किसी तरह की शारीरिक परेशानी है तो नियमों के अनुसार हर किसी को हाथी के दांत खाने के और दिखाने के लिए और पब्लिक पोस्चरिंग में संवेदनशीलता का लबादा ओढ़ लिया, वहां पूछकर दे दनादन सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, आप कोऑर्डिनेशन मेरे हिसाब से गलत स्थापित कर रहे हैं संदीप जी। हम राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। भाई, हमारे कमांड से तो वो चलेंगे नहीं। अरे, हमने तो अपनी बात कही कि हमें ऐसा लगता है कि अगर किस तरह की शारीरिक परेशानी है तो रिलैक्सेशन। सब भारती तो कह रही हैं मेरे पिताजी को कुछ हो गया, सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार आपकी है ना? नहीं, सरकार अब बिहार में सरकार हमारी है, तो एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में भी है। देखिए, होता क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय कोई हमारी सरकार, बिहार की सरकार के अंतर्गत तो आती नहीं है, और अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है, सरकार में शामिल नहीं है देश के स्तर पर। तो मसला ये है कि कहीं भी अगर किन्हीं को भी परेशानी है, आपने देखा है कि एक से एक लोग जिन पर संगीन आरोप होते हैं जेल के अंदर, फिर भी अगर उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है तो मिलती है। लेकिन दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट है। अगर मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है तो एक बात हुई, और दूसरा कि हाय तौबा इस बात पर मचाना कि हमसे पूछताछ होनी ही नहीं चाहिए, यह तो पूरे पूछताछ देख रहा है ना, वो पूछ लीजिए। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी लोगों को धमका रही है। आज कूच बिहार में थी वो, पश्चिम बंगाल में, कि बीजेपी लोगों को धमका रही है कि हमारे साथ आ जाओ वरना ईडी सीबीआई को छोड़ देंगे। हमको तो नहीं धमकाया, हमारे अच्छा, आपको नहीं धमकाया? हमारे नेता पर तो आज तक कुछ फाइल वगैरह नहीं? नेता, आपके नेताओं के खास सहयोगी, उनकी 2-4 की फाइल खुली है क्या? सब भ्रामक बातें हैं, भ्रामक हैं। 100 नाम बड़े उछल रहे हैं सियासी गलियारों में। सियासी गलियारों में अगर नाम न उछालेंगे, वो 2 लाइनें मुझे याद आती हैं इनके लिए, ये सत्ता विलाप है बस इनका, कि खामोश सी रात और बेचैन सी करवट है, ना आंख लग रही है ना रात कट रही है। तो नाम तो उछालेंगे ना भाई, बिना नाम उछाले कैसे होगा? नवल बाबू, ये गद्दी गई ईडी आई और 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ। अभी राजनीतिक बयान तो मैं लूंगा, आप किस तरह से देखते हैं? मैं मानता हूं कि 7 घंटे तक पूछताछ नहीं होनी चाहिए उनसे, खास करके उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर। पूछताछ करने का अधिकार है ईडी को, लेकिन असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर छूट मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ईडी और अन्य सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन यह काफी नहीं है निष्कर्ष निकालने के लिए कि जिनके खिलाफ ऐसे में ममता बनर्जी का जनरलाइज सा बयान कि लोगों को फोन आ रहे हैं। अरे भाई, लोग में कौन है? या तो आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं, और खास करके विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हो रहा है। इसे अस्वीकार मैं नहीं करता और नहीं करना चाहिए। 95% केसेस ईडी के हों या सीबीआई के हों, वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। बिल्कुल, बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों पर जो गंभीर आरोप हैं, उनकी जांच क्यों नहीं होती है? तो स्पष्ट है कि दुरुपयोग हो रहा है और पॉलिटिकल टूल के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। लेकिन इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो निर्दोष है। बिल्कुल, यहां पर अपने दामन छिपाने के लिए दूसरे के दामन आप बताते रहे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं पिछले कुछ महीनों के लालू राज की समीक्षा होगी। लालू राज था? देखिए, सम्राट चौधरी जी ने जो बयान दिया है, उनका मंतव्य तो वही स्पष्ट कर सकते हैं, उनके पार्टी के लोग बता सकते हैं। जहां तक मेरी समझ है, मैंने पहले भी आपसे बताया है कि नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आरजेडी के पास थे, उनके मंत्री थे, और तो बहुत नीतीश कुमार अनभिज्ञ थे, दिए तले अंधेरा हो रहा था, अगर गड़बड़ झाले हो रहे थे तथाकथित उस 15-17 दिन के लालू राज में, 15-17 महीने के लालू राज में, तो नीतीश कुमार ही जांच करवा लेते। किया ना। आपने देखा होगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो ट्रांसफर्स थे,
उनको रद्द कर दिया गया। बहुत सारी ऐसे फाइलें थी जिन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जांच के आदेश नहीं दिए नहीं, लगातार इंटरनल जांच चल रही है ना। हम कोई पब्लिक डोमेन में जांच के आदेश देंगे तभी जांच होगी, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हमारे पास अगर इनपुट्स आते हैं, सीएम की नजर हर चीजों पर रहती है, इनपुट्स आते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। जांच के उपरांत काम करने में मुख्यमंत्री विश्वास रखते हैं। भ्रष्टाचार करोगे, गहना बना दोगे, घपला होगा, जांच होगी तो हल्ला काटोगे, ये कौन सी राजनीति है एजाज भाई? भारतीय जनता पार्टी की कौन सी राजनीति है कि प्रधानमंत्री अजीत पवार के संबंध में कहते हैं कि देश का सबसे करप्ट व्यक्ति है। एनसीपी के संबंध में उन्होंने कहा नेशनल करप्ट पार्टी, और उसी नेता को 4 दिन बाद आपने महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये कौन सा पैमाना? फाइनेंस मिनिस्टर भी, चक्की पीसिंग वाला खजाना मंत्री हो गया। देखिए वो तो वहाँ के ऊपर, वहाँ के दाग आपके दाग कैसे छिपाते हैं, मिटाते हैं? प्रधानमंत्री का वक्तव्य और उसके बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये कौन सा गहना है, ये भी तो बताते। तो ये पूरा परिवारवाद भी फैला हुआ, और पूरा परिवारवाद भ्रष्टाचार में लिप्त। ये ईडी की बात नहीं है। 9 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी तलब किया है। कौन कौन है उसमें? मीसा भारती हैं, राबड़ी देवी हैं, हेमा हैं, तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है। संदीप जी, हम लोग सभी चीज का सामना कर रहे हैं और हम लोगों को भी पता है। कल तेजस्वी यादव को भी जाना है ईडी के सामने। सब हम लोग सहयोग कर रहे हैं ना। हम लोगों को भी पता है कि एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। HD रमन्ना साहब जो पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था कि इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। अब भारत सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए आप अलग से आयोग बनाएं। आपने अलग से आयोग तो बनाया नहीं। आपने ईडी का चीफ उसी को बनाया जो आपके कहने पर काम कर रहा था। उसको 3 दफा एक्सटेंशन दे दी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद, फटकार के बावजूद। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसके बावजूद भी आपका उनसे किस तरह का मोहब्बत? पर ये आपके भ्रष्टाचार की जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता संदीप जी। ये मोहब्बत इसलिए कि जो भी भाजपा के खिलाफ मुखर होकर के बोलता है उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। यही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि डर के, तो ये ईडी के डर के मारे आपको छोड़कर गए या आपके भ्रष्टाचार के? ये कहने की आवश्यकता क्या है संदीप जी? और जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के कारण इस तरह का मामला हुआ, तो उनको ये भी कहना चाहिए ना कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के कारण 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। हमने जातीय गणना करा करके जिनकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की। हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था की और आप रोक लिए हैं 9वीं अनुसूची को। पर भारत सरकार क्या कर रही है? रोहिणी आचार्य का वो बयान कि शेर अकेला है, कमजोर नहीं, दरअसल आप अकेले पड़ गए किशनगंज। अरे सुनिए तो, सवाल तो सुन लीजिए ना पहले। किशनगंज में घुसते हैं, बिहार में घुसते हैं, मुहूर्त की बात हो, आप रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई कि शुभ मुहूर्त नहीं है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कौन सा मुहूर्त था, ये मैं खैर पूछूंगा प्रेमचंद मिश्रा से। लेकिन किशनगंज में ना लालू से पूछताछ को लेकर कोई सवाल, नीतीश का इंडिया को छोड़ जाना कोई सवाल नहीं, वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। संदीप जी, सबको पता है कि एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। ये कहने की अब आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं। अब देश के आम लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि इनके साथ जो रहते हैं भ्रष्टाचारी, वो सदाचारी हो जाते हैं, शिष्टाचारी हो जाते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं उनको बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो। ये है इनकी नीति। तो सब कहीं अपने आप में चुप्पी भी साध रहे हैं क्या? राहुल गांधी बिहार में आते हैं, नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी नहीं। इंडिया के वो रचयिता थे। सोनिया गांधी उनको संयोजक बनवाना भी चाहती थी। लालू प्रसाद यादव 7 घंटे से ऊपर हो गया, ईडी पूछताछ कर रही है। वो मणिपुर की बात कर रहे हैं किशनगंज में। देखिए, न्याय यात्रा जिस कंसेप्ट को लेकर राहुल जी ने आरंभ किया है और आज बिहार में प्रवेश किए हैं, उसमें एक अहम बिंदु वो भी है महिलाओं को न्याय मिले। मणिपुर में पिछले 4-5 महीने से क्या हो रहा है वो देश देख रहा है। वो 3 मई से हम देख रहे हैं। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं हो रही है। और बिहार में जो हो रहा है वो नहीं, वो भी देश देख रहा है। राहुल गांधी नहीं देख रहे क्या? सब देख रहे हैं। राहुल जी को तो पहले से पता था कि यहाँ होने वाला है, पहले से ही पता था। उनको जानकारी मिल गई थी
कि यहाँ कुछ लोग इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे, वो जानकारी थी हम लोग को। या वो आप लोगों का दम्भ और गुरूर था, अपने हिसाब से चलेंगे, क्षेत्रीय दलों को दबाएंगे और अपनी चलाएंगे? ये दलों को दबाने नहीं, खत्म करने की बात तो बीजेपी ने की थी, जहां नीतीश जी चले गए। ये बीजेपी के अध्यक्ष का बयान था, क्षेत्रीय दलों से नुकसान होता है, इनको खत्म कर देना चाहिए। ममता बनर्जी अलग हो गई, एकला चलो का राग अलापने लगी। अरविंद केजरीवाल पंजाब में कोई समझौते को तैयार नहीं। शिवसेना अब 23 सीटें मांगने लगी, उद्धव ठाकरे गुट। अखिलेश यादव 11 सीटों का एकतरफा ऐलान, और कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के पर्ची भेज दी, लिस्ट भेज दी, कोई संपर्क ही नहीं है एक हफ्ते से। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी ने अलग से गठबंधन की समिति बनाई है, जो ऑलरेडी आपस में चर्चा और विमर्श में लगे हैं। इसलिए मैं ये नहीं मानता, ये जो बात आ रही है कि हम नहीं कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, जिनको करना है वो बातें कर रहे हैं। और जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, उनका कांग्रेस नेतृत्व के साथ संपर्क और संवाद बना हुआ है, वो आपस में बातचीत चल रही है, और आप जल्दी ही देखेंगे इसका एक आकार आपके सामने प्रकट। मैं यहां पर एक और सवाल बल्कि अभिषेक आपसे पूछ लूं कि संपर्क की ये बात कर रहे हैं, संपर्क बना हुआ है इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी थे, जिसमें 2 दिन पहले तक आप भी थे। जयराम रमेश कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को भी न्योता दिया था भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का, दिया गया था न्योता। देखिए, इंडिया अलायंस की चर्चा करना ही अबेमानी है। ये लोग तो कुछ भी भ्रामक अपने विषय में कहेंगे। इंडिया अलायंस, INDIA, N फॉर नीतीश कुमार निकल चुके हैं, D फॉर दीदी निकल चुकी हैं, A फॉर अरविंद केजरीवाल निकल ही चुके हैं, तो सिर्फ I और I बच चुका है। I और I मतलब स्वयं की बात कर रहे हैं। अहम की भी बात हो गई, सिर्फ आय रह गया है। चला गया। अब जो लोग ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन को बीच में छोड़ के भागे हैं, हाँ भाई, N फॉर नीतीश, D फॉर दीदी, A फॉर अरविंद, ठीक है, जो छोड़ के जाएंगे कुछ तो तर्क देंगे ना क्यों जा रहे हैं। जो कल तक ये कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, जो कहते थे कि देश में जो परिस्थिति बनी है वो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है, जो कहते थे कि देश में भाईचारा खत्म किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, आप उनके गोद में जाके बैठ गए। अब उनकी बात क्या करेंगे? अब जाएंगे तो कुछ तो बहाना करेंगे। लगातार कांग्रेस के ऊपर ही तो आक्षेप कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी के खिलाफ रहते हुए भी बीजेपी। तो ये बड़े बड़े कांटे जो गठबंधन में आ गए हैं, आप डांटे नीतीश को। नहीं, मैं आपको क्या कर रहा हूं? अपने गिरेबान में भी कांग्रेस को झांकने की जरूरत है। सुन लीजिए, यही तो मैं बाद में जो भ्रम फैलता है ना, मैं उसको दूर कर देता हूँ। इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य को लेकर बना था, उसमें व्यापक सहमति थी आपस में, जिसमें नीतीश जी भी शामिल थे उस बैठक में। हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को सीट बंटवारे पर आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे आप। बिल्कुल, अब सीट बंटवारा उनको 16 सीट पर लड़ना चाहते हैं, तो बीजेपी 16 सीट दे देगी क्या? देखते हैं हम लोग भी, आप भी देखेंगे। आप ही नहीं देने को तैयार। अखिलेश यादव आपको 11 सीट देते हैं, 2.36% आपका वोट बैंक, 403 की विधानसभा में 2 विधायक, 11 लोकसभा सीटें मिलती हैं, आप हम बात ही नहीं करेंगे। ये मीडिया की बातें हैं, ये मीडिया की बातें हैं, मीडिया की बातें। समाजवादी और आरएलडी में गठबंधन हो गया, आरएलडी 7 सीटों पर लड़ेगी, आपका पता ही नहीं लग रहा। आप इंतजार करिए ना, उसको आकार लेने में थोड़ा वक्त लेता है। हम सब उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा संपर्क, मैंने क्या कहा, संपर्क और संवाद, मुहूर्त का इंतजार है, शुभ मुहूर्त का। जो इंडिया गठबंधन में है, जिनका कमिटमेंट देश में इंडिया गठबंधन के उन मूल उद्देश्यों को लेकर है कि हम देश में जो परिस्थिति बनी है पिछले 9 सालों में, उससे निजात दिलाएंगे, महंगाई बेरोजगारी को दूर कराएंगे, लोगों को शांति व्यवस्था रहेगी। पहले उसके लिए साथ तो आना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जी, 28 दल का हमारा गठबंधन है। कहाँ 27 रह गए अब तो, एक चले गए, और ममता भी गई तो 26 रह गए। नहीं, ममता नहीं गई है, आप इंतजार करिए ना। हाँ। ममता रहेंगी। ममता इस गठबंधन की प्रमुख नेता है, उनके कुछ अपने राजनीतिक परिस्थितियां बंगाल की उस हिसाब से कुछ बात कहती हैं वो, जिसका हम सब सम्मान करते हैं। इससे मैंने कहा ना, संवाद कायम है, बातचीत चल रही है, और जल्दी आप देखेंगे इंडिया गठबंधन और बेहतर स्वरूप में आपको। मुहूर्त की बात भी मैं पूछना चाहूंगा। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त पर बड़े सवाल उठाए गए। ये राहुल गांधी ने किस मुहूर्त में अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली है? अखिलेश यादव कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और आप चेक कर लीजिएगा
कि ये कोई वक्त है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का, इंडिया जोड़ने का टाइम था, सीट बंटवारा करना था, यहाँ भारत जोड़ो पर निकल पड़ी कांग्रेस और अपना विशुद्ध कार्यक्रम बना लिया। नहीं, ये कार्यक्रम तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ये इंडिया का होता तो क्या दिक्कत हो जाती? कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया है। हमारे तो आप अंदर खाने आप में दिक्कतें हैं, नीतीश के सर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं, उनकी पर्ची क्यों फाड़ रहे हैं? मैं क्यों पर्ची फाड़ूंगा? मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड आप सुन लीजिए। हाँ, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रण भेजा गया था। माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी शामिल हो रहे हैं, वामपंथी पार्टियां शामिल हो रही हैं, और बिहार में अगर एक दल हमसे दूर चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता। कमिटी आरजेडी से हो गई बंटवारे की बात सीट के। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगी और हम बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। सीटों का बंटवारा कब होगा एजाज भाई? कोई रूपरेखा तैयार हुई है? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से पूछ लीजिए ना कि ये सीटों का बंटवारा कब इनका करेंगे? आप इनके घर में इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? भाई, अपने घर की इनको- अंतर कलह पर तो ध्यान दीजिए। इनको हमारे ही घर पर ध्यान है क्योंकि इनके घर में घमासान है। इनके घर के घमासान की तो बात करेंगे कृष्णा बेल्लारी, पर एक तरफ ये ईडी की कार्रवाई, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो शक्लो सूरत है। किशनगंज में आते हैं राहुल गांधी, मणिपुर, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, नीतीश का कोई जिक्र नहीं, लालू प्रसाद यादव का कोई जिक्र नहीं, सीट बंटवारे का कोई जिक्र नहीं। नीतीश पर सारा ठीकरा फोड़कर इंडिया की नैया पार हो जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि रणनीति जब बनती है तो सारे रणनीति के बारे में बताया नहीं जाता है। हाथी के यार रणनीति है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। आप पशुपति पारस क्या आज बयान दिया है हाँ। चिराग पासवान के बारे में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या कैमरा है, वो कहाँ है एनडीए में? ये क्या है? आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर कहाँ है? संजय निषाद क्या करेंगे? अब देखिए, वैसा तो मेरा कहना यह है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक, मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए में ज्यादा परेशानी होगी सीट के बंटवारे में। एनडीए में ज्यादा होगी। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आचरण अच्छा नहीं नीतीश का, लेकिन चलो चले गए, इंडिया इससे मजबूत होगा, एनडीए कमजोर हो जाएगी। ये मैं उनकी बात को नहीं मानता हूं। पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मानते हैं। कमजोर हो गई, मजबूत हो गई। नीतीश कुमार के आने से निश्चित तौर से एनडीए मजबूत हुई है, तभी तो लिया गया है इनको। इतना सर्वे कराया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो देख लिए कि राम लला कितना भी लहर, उतना लहर नहीं दे सकते। राम लला की लहर नहीं थी नवल बाबू, ये एक वजह थी। लव कुश यात्रा भी निकाली सम्राट चौधरी ने, कोई ऐसे रिपल्स क्रिएट नहीं कर पाई। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार जी आए एनडीए छोड़कर महागठबंधन में, तो उस वक्त ऑन रिकॉर्ड में हूँ किसी मुख्य इंग्लिश डेली में, मैंने ये कहा था कि कमिंग लोकसभा इलेक्शंस में एनडीए जीतेगी, लेकिन बिहार में महागठबंधन के रहते एनडीए को दिक्कत होगी। आज वो दिक्कतें दूर हो गई जी नहीं, आज मंदिर के इशू के बाद जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, एनडीए के फॉर्च्यून्स में इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जो बिहार का कास्ट डायनेमिक्स है, जो इसका सोशल डायनेमिक्स है और जो इसका पॉलिटिक्स है, उसमें एनडीए और बीजेपी आश्वस्त कभी नहीं थी। और मैं बार बार कहता था और ऑन रिकॉर्ड कहता था मीडिया पर्सन से, आपके चैनल को भी मैंने कहा था कि जिस दिन नीतीश जाना चाहेंगे एनडीए में, मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे, और यही हुआ। तो यहाँ एनडीए के खेमे में एक आशंका थी, डर था, ये कमजोरी थी, मजबूरी भी थी। ये एकदम मजबूरी थी। हाँ। और अगर नीतीश उधर नहीं जाते, आज नीतीश जी के जाने के साथ जो एनडीए खेमा को कमंडल तो उसके पास था ही, कमंडल से आप जानते हैं कि धर्म की राजनीति पर आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, अब उनके पास मंडल भी मिल गया बहुत हद तक। इसका ये मतलब नहीं है कि सिंपैथी फैक्टर काम कर सकता है अब इंडिया के लिए। हाँ, इंडिया के लिए थोड़ा सा करेगा, मार्जिनल इंपैक्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी आज बिहेव कर रहा है वो विक्टिम है
और जिस तरह से मर्यादापूर्ण व्यवहार आज भी इसका व्यवहार, मैं समझता हूं कुछ सिंपैथी वोट उनको मिलेगा, लेकिन वो काफी नहीं होगा। एनडीए मजबूत होगा, लॉन्ग रन में एनडीए को, बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में एनडीए मजबूत होगा। और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि एनडीए वही परफॉर्मेंस लगभग दोहराएगा जो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। पर ये क्या सिर्फ एनडीए मजबूत होगा वो बिहार तक सीमित है? उत्तर प्रदेश हमें देखना होगा, अगर महाराष्ट्र में कोई ढंग की सीट शेयरिंग हो जाती है, क्या उधर कुछ, देखिए बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 4 बड़े हम स्विंग स्टेट्स लगातार बात कर रहे हैं, उसमें एक की उलझन सुलझाई है एनडीए ने, बाकी उलझन सुलझ गई क्या? नहीं नहीं, ये ज्यादा जरूरी था ना, इसका इम्पैक्ट था ना। ये अगर ये नहीं सोचा तो प्रभावित हो जाता उत्तर प्रदेश, वहाँ कुर्मी पूर्वांचल का जो इलाका 22 से लेकर 25 सीट जो है वहाँ कुर्मियों की संख्या अच्छी है, वहाँ प्रभावित होता। कुर्मी जो है झारखंड में, वहाँ प्रभावित हो जाता अगर नीतीश को ये नहीं देता। रेनबो कोएलिशन जो बनाई है अब एनडीए ने बिहार में, ये टिकेगी कि नहीं? जो आप पहले कह रहे थे रामविलास पासवान गुट जो है, या उपेंद्र कुशवाहा, या यूपी में राजभर, ये 7 टिकते हैं कि नहीं? और नीतीश के आने से बाकी हम, उपेंद्र कुशवाहा, पारस, चिराग पासवान, उनको कितने तक अकोमोडेट किया जाएगा? नीतीश के आने से भाजपा को 16 सीट का तो ऐसा ही घाटा हो गया। हाँ। आप सोचिए कैसे हो गया। हाँ। वैसे 32 पर लड़ते वो, अब लड़ेंगे 16 पर। 32 पर लड़ते ना, अगर नीतीश नहीं जाते तो 32 पर लड़ते, बाकी 8 बांट देते। अब तो लड़ेंगे 16 पर, नीतीश लड़ेंगे 16 पर। नीतीश कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। आज की मैं बात बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट गया मंत्री के विभाग का, होम सम्राट चौधरी के सामने लिखा गया था। नीतीश ने कहा ये क्या है? ये क्या है जी? हम होम मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो। हाँ, वो छोड़ देंगे। नीतीश कुमार तो रहेंगे क्या? तो रहेंगे क्या? अब सुनिए, यहीं से शुरू हो गया। हाँ। ये लोग चाहते थे कि होम लेंगे, जैसे होता है ना कि नीतीश कुमार दब जाएंगे नहीं, क्योंकि वोट है उनका। हम कितना भी विरोध करें, कुछ भी करें, लेकिन नीतीश, और अब तो नीतीश अड़ गए तो अड़ गए। अब वो दोबारा से कोई टूट की गुंजाइश, संभावना, आशंका अफोर्ड नहीं कर पाएगी बीजेपी। अड़ गए, आगे जाकर के भड़क भी जाएंगे। क्या वो करेंगे कोई जानता थोड़े है। तो यहाँ पर अब विजय भाई देखिए, जो कन्हैया बल्लारी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कांटे, दरार, दिक्कतें, उससे बड़ी दिक्कत तो सरकार तो बन गई आपकी। यहाँ पर सीट बंटवारे की दिक्कत तो सबसे ज्यादा एनडीए में होने वाली है। देखिए, इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों का जमात था, यहाँ कोई भ्रष्टाचारियों का जमात नहीं है। अच्छा, यहाँ हम लोग को दिल मिल गया, इंडिया गठबंधन में हम लोग आ गए, सभी दल का दिल मिल गया है। यहाँ कोई सीट का बंटवारा का कोई भ्रष्टाचारी होंगे कैसे? वो वॉशिंग मशीन लगी हुई है दरवाजे पर, सब धुलकर ही अंदर आते हैं कुनबे में। देखिए, वहाँ भ्रष्टाचारियों का जमात इसलिए हो गया था कि उन लोगों को भय था ईडी सीबीआई का। अरे भय क्यों नहीं होगा? 95% विपक्षी नेताओं पर ही ईडी और सीबीआई छापे मारेगी तो भय नहीं होगा। विपक्षी नेताएं ही देश को चोरी करने का काम कर रहे हैं, राज्य का खजाना चोरी करने के। विजय भाई, एक आंकड़ा बता देता हूं। एनडीए के, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि ईडी का कन्विक्शन रेट 96% है। 5906, ये मैं आपको बता दूं, 2014 से अब तक 5906 ECIR काटी गई है। उनमें से 25 पर फैसला हुआ, 24 में कन्विक्शन हुई। तो ये बनता है 0.46% का कन्विक्शन रेट, 96% नहीं। तो आपने डाल दिया, पीएमएलए में डाल दीजिए। पीएमएलए में कानून क्या है ये भी बात बता दूं दर्शकों आपको। आरोपी की जिम्मेदारी है ये साबित करना कि वो बेगुनाह है। जांच एजेंसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, जेल में डला रहेगा। ये भी खेल हो रहा है क्या? नहीं नहीं, एक खेल नहीं हो रहा है। देखिए, आज आरजेडी के जो भी नेता से पूछताछ हो रही है, या कांग्रेस के नेता किसी से भी पूछताछ कर लीजिए, क्या वो गलत हो रहा है? अरे उन्होंने कन्विक्शन रेट 0.46%। उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया, इसलिए आज ये 2004 से 2009 का मामला, और 15 साल बाद याद आ रही है, ठीक 2024 के चुनाव से पहले।
नहीं देखिए, उनका भी एक प्रक्रिया है, सही जांच पर पहुंचने के बाद वो जांच आज कर रहे, चाहे हेमंत सोरेन की बात हो या लालू यादव की बात हो या तेजस्वी यादव की बात हो। देखिए, हर का एक प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया है ना, अजित पवार के खिलाफ वो जांच कहां गई पता ही नहीं लगा, सिंचाई घोटाले में, हाउसिंग घोटाले में, एविएशन घोटाले में प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे या हसन मुशरीफ, कहां गई वो जांच? नहीं, देखिए, आपके बारे में कोई कह दे कि मर्डर कर दिए, लेकिन जांच में कुछ आया नहीं, झूठा आरोप लगा दिए। तो जब आप मर्डर करेंगे तब ना आप अंदर जाएंगे। तो उसी प्रकार जिनको जांच में यदि आ रहा है कि नहीं ये घोटाला नहीं किया, तो उनको बरी किया जा रहा है। मूल सवाल पर आते हैं ना, 16-16 कह रहे हैं कन्हैया भाई, 16 बीजेपी और नीतीश तो हटेंगे ही नहीं, 16 उनकी, 32 के बाद 8 में आप कितने लोग समाओगे, कितने समाओगे? सर जी, जब डील मिल जाती है तो 16 डील हो गई है, समझे? जब डील मिल गई है, डील मिल गई, दिल, अच्छा दिल मिल गया, मुझे लगा डील हो गई है। डील अच्छा, डील मिल जाने के बाद सीट कोई मायने नहीं रखता है, कोई कम पर लड़ लेता है, कोई ज्यादा पर लड़ लेता है। इसलिए कन्हैया बेलारी का आकलन उनका अपना आकलन है। लेकिन एनडीए गठबंधन में जिस प्रकार हम लोग एक होकर आगे चुनाव में जा रहे हैं, बिहार के 40 सीट लेकर जाएंगे और देश में 400 प्लस सीट लाएंगे। 400 प्लस सीट लाने वाले हैं। आप कुछ बीच में जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग एक दूसरे के प्रति किस तरह का भाव रखते हैं, ये कल चिराग पासवान के बयान से स्पष्ट हो गया। चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा कि हम नीतीश के नीतियों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो नीतीश नीति चला रहे हैं वो चलने नहीं देंगे। नहीं, उनके मुख्य प्रवक्ता ने यहाँ तक कहा कि समाजवादी विचारधारा और विरासत को कलंकित कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब चिराग पासवान स्वयं कह रहे हैं कि हम नीतीश के नीतियों पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके साथ जाकर के ये कह रहे हैं कि हम दिल मिला लिए। और दिल कहाँ मिला है? डील करना चाह रहे हैं आप, 2 पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, आपको मिलेगा क्या? इस तरह की राजनीति ज्यादा दिन चलती नहीं है। पोर्टफोलियो की राजनीति भी शुरू हो गई है कन्हैया बेलारी की, अगर इंफॉर्मेशन सही है। मतलब गृह मंत्रालय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ही बीजेपी हथियाना चाह रही थी। सुनी सुनाई बातें एकदम। देखिए, गृह विभाग की बात हो या सामान्य प्रशासन विभाग, जिसे हम जीएडी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास लंबे समय से रहा है और बहुत बेहतर काम हुआ है। और ये बातें तो समन्वय की है ना, हमारा समन्वय है भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के अन्य साथियों के साथ, तो उसका समन्वय में 16-16 सीटें वाला फॉर्मूला तो है ही ना। क्या फॉर्मूला आएगा, क्या गुणा गणित होगा, वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये तय है कि इनसे बहुत पहले आएगा और इनसे बहुत बेहतर भी आएगा और नतीजे भी इस बात की गवाही देंगे कि जिनमें समन्वय होता है जनता भी उन्हीं को वोट देती है। कहीं ये सिर्फ 24 के चुनाव अगले 4 महीने के लिए गठबंधन तो नहीं हुआ? देखिए, जब तक हमारे नेता के बारे में भ्रामक बातें नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक रोटी कैसे सीखेगी और आग कैसे जलेगी, खाना कैसे बनेगा? ठंड भी बहुत है। वही तो, अलाव भी है, तापना भी है और गर्म भी रहना है। यहाँ केवल राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है आपके सामने, हाँ, और मुझे कम से कम उस श्रेणी में मत रखिए। हाँ, देखिए, सच ये है कि जो सवाल आप कर रहे हैं उस सवाल पर पहले से विचार किया गया होगा, ये संभावना व्यक्त कर रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं। और जब तक उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ ये चेंज नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर बात हुई होगी बीजेपी से, और मोटे तौर से जो हमको संभावना लगती है, जो 2020 का मॉडल है जिसमें नीतीश और बीजेपी दोनों थे, दिक्कत सिर्फ आएगी जो पारस जी और उसमें जो स्प्लिट हुआ है उसको लेकर चिराग पासवान में, और हमको लेकर थोड़ी सी दिक्कत होगी, और मैं समझता हूं बीजेपी एकोमोडेट करेगी। देखिए, अभिषेक जी जो हैं, नीतीश जी जो, अब नीतीश जी ने ही कहा था जब रोजगार जब तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे, क्या बोले थे? जेल से लाओगे? हाँ। कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? तुम्हारा बाप कहाँ से लाएगा? हाँ। 4 लाख मिल गया। हाँ। अब कह रहे हैं दूसरी बात। हाँ। तो अभी देखिए, शराब के बारे में इनके नेता जो हैं वो जानते हैं कि पहले से 3 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा बिक रहा है। अभी कहिएगा फोन कर देंगे यही आ जाएगा। मैं कन्हैया बेलारी बोल रहा हूँ, वो भी जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। अरे वाह, सुशासन बाबू हैं, सुचिता की राजनीति करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, आप मुझे ब्रेक लेना है।
केमिस्ट्री और अरिथमेटिक, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से। अंकगणित और रसायन शास्त्र नीतीश कुमार और बीजेपी का फिट बैठता है। आपका इंडिया गठबंधन का अरिथमेटिक और केमिस्ट्री कब सामने दिखेगी? बहुत जल्दी दिखेगी। हम ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं। हाँ। और पार्टी स्तर पर दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं ने ऑलरेडी बहुत कुछ तैयार कर रखा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, कोई कहीं चले जाए, लेकिन अगर कोई लीडर अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है तो वो जिस गठबंधन में जाएगा उसे नुकसान ही होना है। नीतीश जी आज की डेट में सबसे बड़े अविश्वसनीय नेता है। तो भरोसे की भी बात है, लोगों का भरोसा कौन जीतेगा, लेकिन अरिथमेटिक, अंकगणित और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की भी बात है। उसमें क्या एनडीए इंडिया पर भारी पड़ रहा है? राजनीति में एक रात भी लंबी हो जाती है।